हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं डेली पढ़ो यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार के बारे में। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें व्याकरण का सबसे पहला जो रोल होता है वह वर्ण विचार यानी वर्णों को समझना। तो आज हम चलिए इसी टॉपिक पर बात करते हैं। वर्ण वर्ण क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं, जिसका और खंड नहीं किया जा सकता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका और खंड नहीं किया जा सकता है उसको वर्ण कहते हैं। आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले व्याकरण में वर्ण पढ़ा जाता है। वर्णों को मिलाकर के शब्द बनता है और शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनाया जाता है और फिर वाक्यों को मिलाकर के ही भाषा का निर्माण किया जाता है। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं। चलिए उसके बाद हम पढ़ लेते हैं। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। जैसे कि देख सकते हैं, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। अब स्वर वर्ण की संख्या क्या होती है, स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं उसको हम पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम व्यंजन वर्णों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे और व्यंजन वर्णों में जो है आपको कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण जो होती है, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर स्वर वर्ण 11 होते हैं, पोस्ट में लिख दिए हैं। और वह कौन कौन से हैं, तो स्वर वर्ण पढ़ सकते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर वर्ण है और ये कुल 11 है। इसको आप लोगों को समझ लेना है। अब इन्हीं 11 स्वर वर्णों को मुख्यतः तीन वर्गों में तीन प्रकार से इसको बांटा गया है। इसको पहला जो प्रकार है उसका नाम दिया गया है मूल या ह्रस्व स्वर। दूसरा जो प्रकार है इसको कहता है संधि या दीर्घ स्वर और तीसरा जो है वह संयुक्त स्वर है। यानी कि जो हमारा स्वर वर्ण होता है हिंदी व्याकरण में जो हम पढ़ते हैं उसको तीन प्रकार से बांटा गया है। मूल स्वर, संधि स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है और इसके अंतर्गत आता है, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व ऋ। यानी इसमें ह्रस्व लगा के पढ़ सकते हैं। और जब संधि स्वर को पढ़ेंगे तो इसको दीर्घ स्वर कहते हैं और इसमें दीर्घ लगा करके पढ़ा जाता है। जैसे इसको कह सकते हैं दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ए, दीर्घ ऐ, दीर्घ ओ, दीर्घ औ। इस प्रकार से तो देख सकते हैं जो हमारा स्वर वर्ण है उसको मूल स्वर, संधि स्वर और एक संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मूल स्वर और संधि स्वर मुख्य रूप से दो को पहले समझना है। इसके अंतर्गत आ गया 1 2 3 4 और उसके बाद आता है संधि स्वर जिसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसके अंतर्गत आता है बाकी के जो बच जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो है मूल 7 स्वर जो है इसमें आ जाता है। और मूल स्वर संधि स्वर में इसमें अंतर क्या है, देखिए मूल स्वर को जब हम बोलते हैं, मूल स्वर की जो ध्वनि निकलती है उसमें एक मात्रा की समय लगती है और संधि स्वर को जो हम बोलते हैं तो उसमें मूल स्वर का दुगुना समय लगता है। यानी कि कहे तो इसके दो मिलाने से इसका एक बनता है। जैसे कि आ है तो अ और अ को जब मिलाएंगे तो आ बनेगा, यानी कि इसका दोगुना होता है दीर्घ स्वर। उसी तरह से ई और ई को जब मिलाएंगे तो वह बनेगा दीर्घ ई। तो इस तरह से इसका यह दो गुना हो गया। तो कह सकते हैं कि मूल स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। उसके बाद आ जाता है आपको तीसरा जो प्रकार है स्वर वर्णों का, उसको कहते हैं संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर का जो निर्माण होता है वह मूल स्वर और संधि स्वर के मिलने से ही होता है, या दोनों के मिलने से हो या एक ही में से मूल स्वर ही दोनों मिलकर के बने। लेकिन संधि स्वर जो होता है, संयुक्त स्वर जो होता है यह इन दोनों के मिलने से बनता है। जैसे कि देख लेते हैं तो संयुक्त स्वर जो होता है उसमें आता है ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 है, ये संयुक्त स्वर इसको कहते हैं। अब संयुक्त स्वर जो ए, ऐ, ओ, औ है इनको हम देख लेते हैं यह किन किन वर्णों से मिलकर बना है। तो ए जो है अ और हर्ष ई, यानी अ और ई को मिलकर के बना है ए। उसके बाद ऐ को देखते हैं तो अ और ए, अ और ए को मिलकर के बना है ऐ। उसके बाद ओ को देखते हैं तो अ और उ को मिलकर के बना है ओ। और औ को देखते हैं तो अ और ओ को मिला करके जो है बना है औ। इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर बना हुआ है।
जब ये तीनों प्रकार हम समझ लेते हैं कि स्वर के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। पहला मूल स्वर, हर स्वर, संधि स्वर, दीर्घ स्वर, उसके बाद संयुक्त स्वर। तो इनका जो है स्वर वर्ण की जो है संख्या पूरा जो आपको यहीं पर खत्म हो जाता है, ये 11 है। उसके बाद आता है अयोगवाह। इसके नाम से ही आप लोगों को पता चलता होगा, अयोगवाह। अयोग माने जिसका कोई योग नहीं है, वो कोई मतलब कोई काम के लिए बेकार है, तो अयोगवाह यानी कि एक तरह से कहे तो यह न तो स्वर वर्ण है और न ही व्यंजन वर्ण है। अयोगवाह को जो है न स्वर वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, न व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। इसको आपको याद कर लेना है। इसमें आता है अंग और अ, यानी जब हम अ आ सीखते हैं तो उसके जो लास्ट के 2 अक्षर होते हैं अंग और अ, उसको अयोगवाह कहा जाता है। और अयोगवाह को यानी कि न स्वर वर्ण के श्रेणी में रखा गया है, न व्यंजन वर्ण के श्रेणी में। इस प्रकार से आपका पूरा स्वर वर्ण खत्म हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं व्यंजन वर्ण की संख्या। तो व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है 33 होती है। अब 33 आपको कौन कौन से है तो आप देख सकते हैं। क, इसमें आपको आ गया क ख ग घ, इसमें च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द प फ ब। तो हम जानते हैं कि क से लेकर के प फ ब तक, क ख ग से लेकर प फ तक, यानी कहे तो क से लेकर के म तक कुल 25 वर्ण होते हैं। क से लेकर के यहाँ से अगर हम देखें तो क से लेकर के प फ ब तक, क ख ग से लेकर के प फ ब तक कुल 25 वर्ण होते हैं। कुल 25 वर्ण, 25 ये हो गया। उसके बाद पढ़ लेते हैं य र ल व, 4 ये हो गया, तब 25 4 हो गया 29। उसके बाद होता है तल्लाबे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, 4 ये हो गया। तो 25 4 29 और 4 33, कुल 33 वर्ण होते हैं व्यंजन वर्ण में, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब देखते हैं बारी बारी से। तो जैसे कि देख सकते हैं क से लेकर के प फ व तक, यानी क ख ग से लेकर के प फ व तक, इन वर्णों को कहा जाता है स्पर्श वर्ण। अब कहिएगा स्पर्श वर्ण क्या होता है? तो स्पर्श वर्ण का मतलब है कि जब हम इनके उच्चारण करते हैं, जब अपने मुंह से बोलते हैं क, ख, ग, घ, या इसको पढ़ते हैं च, छ, ज, झ, इसमें क्या होता है कि जो आपका जीवा है वह जीवा जो है कहीं ना कहीं टच करता है, यानी स्पर्श करता रहता है अंदर में। मुंह के अंदर में जीवा हमारा जो है कहीं ना कहीं स्पर्श करता रहता है यहाँ से लेकर के क से लेकर के म तक के वर्णों को उच्चारण में, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यानी स्पर्श करने के बिना नहीं बोला जा सकता। यह स्पर्श करके ही जो हमारा जीवा है वह ऊपर नीचे दांत में, कभी ओष्ठ में तो कभी मूर्धा में, इस तरह से जो है तालु में टकरा करके यानी स्पर्श करके बोला जाता है, इसलिए इसको स्पर्श वर्ण कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है अंतःस्थ व्यंजन। और अंतःस्थ व्यंजन में आता है य, र, ल, व। अंतःस्थ व्यंजन इसको क्यों कहा जाता है तो आप लोग को समझ लीजिए। स्पर्श व्यंजन और उष्म व्यंजन इस दोनों के अंदर में आता है, यानी कि बीच में आता है, इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन 4 ही है, इसको याद कर लेना है। य से लेकर के य, र, ल, व, 4 अंतःस्थ व्यंजन है। इसके बाद आता है उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन देखिए, जब हम उष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं, सबसे पहले उष्म व्यंजन देख लेते हैं। उष्म व्यंजन में आता है तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। जब हम बता रहे थे कि जब हम उष्म व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारे मुंह से जो है एक प्रकार के घर्षण यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको नाम रखा गया उष्म व्यंजन। यानी इसके बोलने से हमारे शरीर में एनर्जी यानी कि ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है, मुंह से गर्मी उत्पन्न होता रहता है, इसीलिए इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। और इसके अंतर्गत भी 4 आता है। तो 4 अंतःस्थ में आता है, 4 उष्म में आता है। अंतःस्थ का मतलब समझ गए, उष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन के बीच में आता है, इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन समझ गए, इसको बोलने में मुंह से गर्मी निकलती है, यानी अंदर से गर्मी की तरह महसूस होता है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आता है तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इसके बाद दोस्तों जब हम व्यंजन वर्ण के 33 के 33 वर्ण हम समझ गए, तो इसके बाद कुछ और है जिसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। यह भी परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा पूछा गया है, जो कि संयुक्त व्यंजन। तो चलिए संयुक्त व्यंजन हम समझा देते हैं। संयुक्त व्यंजन में आ जाता है आपको वैसे व्यंजन वर्ण जिसके बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं आता हो, यानी कि जो एक से अधिक वर्णों से मिलकर बना हो और उसके बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं आता हो, उसी को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। या इसी को कभी कभी संयुक्ताक्षर भी बोला जाता है, संयुक्ताक्षर। तो संयुक्त जो व्यंजन होता है उसी को संयुक्ताक्षर बोला जाता है। और इसके उच्चारण में कभी भी इसके बीच में, जैसे कि देख सकते हैं छ जो है क और मूर्धन्य स से मिलकर के बना हुआ है, तो इसके बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं आ रहा है।
इसके बाद देख लेते हैं त्र, तो त और र को मिलने से त्र बना हुआ है, यानी कि दो एक से अधिक वर्णों का संयोग हो रहा है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इसके बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं आता है, तो इसको जो है हम व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इसी तरह से ज्ञ है, तो यह ज और य को मिलकर के बना हुआ है। उसी तरह से स्र है, तो तालाबे स और र को मिलकर के स्र बना हुआ है। तो ये आ गया संयुक्त व्यंजन। कभी कभी परीक्षा में आपको जो है उत्क्षिप्त व्यंजन भी पूछा जाता है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन में आता है बड़ी र और ढ। बड़ी र और ढ क्या है, तो आप लोग को बता दें, ये बड़ी र और ये जो ढ है ये आता है आपको चौथा ड में, यानी इस वाला में आता है, जिसको अलग से पढ़ा जाता है और इसको बोला जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन, तो यही सारे जो है आपको वर्ण विचार में इतनी सारी चीजों को समझ लेना है। चलिए एक बार हम पूरा फिलअप जो है सेटअप समझा देते हैं। सबसे पहले आपको जानना है वर्ण, वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। उसके बाद जानना है स्वर वर्ण, इसकी संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। उसके बाद आपको समझना है व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। सबसे पहले आपको संख्या याद कर लेना है। उसके बाद आपको याद कर लेना है कि स्वर वर्ण की जो 11 संख्या है उसमें कौन कौन जो है स्वर वर्ण है। तो 11 आप लोगों को देख सकते हैं, ये वाला आपको याद कर लेना है, याद भी रहता है। सिर्फ अंग और को छोड़ दीजिएगा तो 11 बच जाएगा स्वर वर्ण में। अ जो हम लिखते हैं, उसके बाद अ जो हमारा स्वर वर्ण है, इस 11 को तीन प्रकारों से बांटा गया है। पहला आता है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा संधि स्वर या दीर्घ स्वर, और तीसरा आता है संयुक्त स्वर। इसके बाद आता है संयुक्त स्वर के बाद आता है अयुग्मवाह, जिसको अंग और अ कहा जाता है। तो ये सारे आपको स्वर वर्ण खत्म हो जाता है। उसका व्यंजन वर्ण में है तो 25 आपको याद कर लेना है, क से म तक स्पष्ट व्यंजन। इसके बाद आपको याद कर लेना है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व को। इसके बाद आपको याद कर लेना है तालाबे स मूर्धन स दंत स ह उस व्यंजन को। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, तो संयुक्त व्यंजन को याद कर लेना है। उसके अंतर्गत आता है छ, त्र और ज्ञ, स्र। ये 4 आपको याद कर लेना है, और 2 आपको और याद कर लेना है, जिसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये सारे के सारे वर्ण आपको जो है खत्म हो जाता है। और जीवन में किसी भी परीक्षा में अगर आप इतना जानते हैं तो वर्ण के अंदर से, यानी वर्ण विचार के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा वर्ण विचार इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके लिए हम जो है प्रतिदिन लेकर के आते रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।